जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं F-35 को लेकर आई एक अपडेट से। आप सबको पता है कि इंडिया के डिफेंस गलियारे में इस समय Su-57 और F-35 के साथ साथ जो MRFA है, इसकी चर्चाओं को भी तेज किया गया है। लेकिन इसी बीच भारत के डिफेंस सेक्रेटरी RK सिंह सर ने कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करी है। उनसे जब ये प्रश्न पूछा गया कि F-35 लाइटनिंग 2 की जो पोटेंशियल सेल है भारत को, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, तो उन्होंने क्लैरिफाई करते हुए ये कहा कि अमेरिका की तरफ से अभी कोई भी कॉन्क्रीट प्रपोजल भारत के सामने नहीं रखा गया है इस मामले में। प्रेस से वार्ता करते हुए उन्होंने ये भी कहा क्योंकि अभी कोई फॉर्मल ऑफर नहीं है, इसके वजह से कोई ऑफिशियल डिस्कशन भी शुरू नहीं हुआ है अमेरिका और भारत के बीच में, जिसके बारे में हम आपको अवगत करवा सके। उन्होंने ये कहा है कि भारत की ज़रूरतें ज़रूर हैं, लेकिन जब तक फॉर्मल ऑफर नहीं आ जाता कोई भी टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। सिंह सर का रिमार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए भी बन जाता है क्योंकि इस समय डिफेंस गलियारे में बहुत सारे ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही हैं जहां पर यह दावा तक किया जा रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच में जो बैकग्राउंड टॉक्स हैं F-35 लाइटनिंग 2 को लेकर के, वो शुरू हैं और अमेरिका भारत के लिए F-35 के दरवाजे खोल सकता है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि F-35 का एक्विजिशन भारत के लिए आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि यह अमेरिका की सबसे प्रोटेक्टेड टेक्नोलॉजी में से एक है। अमेरिका का यह सिंगल सीट सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट एक बहुत ही कैपेबल फाइटर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन भारत को जब तक इसका आधिकारिक प्रस्ताव नहीं आ जाता, भारत इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। रक्षा मामले के जानकार लोगों का ये कहना है कि भारत इस प्रोग्राम को अगर कंसीडर भी करेगा तो अमेरिका को पहले भारत की ज़रूरतों को अच्छे से समझना होगा और भारत को आश्वस्त करना होगा कि जो बदलाव भारत करना चाहता है उसके लिए अमेरिका तैयार है, जैसे कि इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट्स हो गई और इसके अलावा दूसरे और व्यापक अपग्रेड्स हैं जिनके लिए अमेरिका को तैयार होना पड़ेगा। फिर ये एयरक्राफ्ट भारत के लिए ज़्यादा सेंस बनाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि करंट इकोसिस्टम के साथ F-35 लाइटनिंग 2 भारत कैसे ऑपरेट करेगा, ये अपने आप में एक चैलेंज होने वाला है। हमारे अगली बड़ी अपडेट डसॉल्ट राफेल को लेकर आ रही है। इस समय इंटरनेट मीडिया पे एक नई डिबेट ट्रिगर हुई है कि जिस तरह हम लोगों ने सुखोई 30 MKI में इंडिजिनस सिस्टम को इनकॉर्पोरेट किया है, इंटीग्रेट किया है और सुपर सुखोई को हम तैयार कर रहे हैं, और जिस तरह से हमने राफेल में अस्त्र मिसाइल के इंटीग्रेशन की तैयारी शुरू कर दी है, तो क्या ठीक उसी प्रकार से हमने जो गैलियम नाइट्राइड बेस्ड एसा रडार तैयार किया है भारत के तेजस मार्क 2 रैम का फाइटर्स के लिए, उसको भी हम राफेल में इंटीग्रेट नहीं कर सकते? क्योंकि हम सब जानते हैं कि गैलियम नाइट्राइड बेस्ड जो उत्तम एसा रडार है, अगर ये 36 राफेल फाइटर्स को मिलता है, जो कि इस समय करेंटली गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड जो RBE-2 एसा रडार है उस पर डिपेंडेंट है, उसकी तुलना में ये ज़्यादा पावरफुल भी होगा, डिटेक्शन रेंज भी काफ़ी ज़्यादा होगी और ये ज़्यादा एफिशिएंट भी होने वाले हैं। तो क्या यहाँ पर भारत के पास ये स्कोप होगा कि भारत RBE-2 एसा रडार को रिप्लेस कर सकता है उत्तम एसा रडार से? आइए जानते हैं कि क्या ये चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल है और इसमें चैलेंजेस क्या क्या होने वाले हैं और क्यों भारतीय वायुसेना फिलहाल निकट भविष्य में ये काम नहीं कर सकती, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत में रेडार टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन काफ़ी मैच्योर होती जा रही है। लेकिन अगर हम राफेल की बात करते हैं तो भारत ने 36 की संख्या में जो राफेल फाइटर्स को खरीदा है, ये करेंटली गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड जो एसा रडार है और फॉरेन एवियोनिक्स है, इनसे इक्विप होकर आते हैं और ये इस समय बेसिकली सभी राफेल फाइटर्स में देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल तो ये हाईली प्रोटेक्टेड टेक्नोलॉजी है और इनका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी फ्रांस के पास ही है और फ्रांस इसके लिए कभी अलाउ नहीं करेगा किसी भी देश के लिए। लेकिन अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेडार डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, जिसको हम LRDE के नाम से जानते हैं, जो कि DRDO की संस्था है, इन्होंने गैलियम नाइट्राइड बेस्ड टेक्नोलॉजी को विकसित कर रखा है और ये एमका और सुपर सुखोई जैसे प्रोग्राम में मॉडर्न रेडार सिस्टम को ट्रांसफर करेंगे और इनका यूज़ भी किया जाएगा। लेकिन अगर हम विरूपाक्ष रडार की बात करें, इसके इंटीग्रेशन की बात करें राफेल में, तो ये चीज़ें फिलहाल प्रैक्टिकली पॉसिबल दिखती नज़र नहीं आ रही हैं। उसके पीछे की एक वजह है। अगर हम राफेल जेट्स की बात करते हैं तो जब राफेल डील को साइन किया गया था तो उस दौरान ये जो रडार है, ये जो एयरक्राफ्ट है, ये थेल्स के RBE-2 एसा रडार से इक्विप होकर भारत को मिलने थे, जो कि गैलियम आर्सेनाइड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। हालांकि RBE-2 की बात करें तो ये ऑलरेडी एक प्रूवन और कैपेबल सिस्टम है, लेकिन इसमें एडवांस कैपेबिलिटी जो कि गैलियम नाइट्राइड बेस्ड रडार ऑफर करते हैं वो मिसिंग है। और इसका इंटीग्रेशन अगर हो जाता है गैलियम नाइट्राइड बेस्ड रडार का राफेल में, तो निसंदेह हम जो लिमिटेशंस हैं उनको क्रॉस कर सकते हैं। अब प्राइमरी जो आर्ग्यूमेंट होता है
वो राफेल को अपग्रेड करने का होता है गैलियम नाइट्राइड बेस्ड एसआर रडार से और इंडिजिनस मिशन कंप्यूटर से। इसके कई फायदे हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि भारत के पास एक ग्रेटर ऑपरेशनल ऑटोनॉमी होगी और भारत अपने इंडिजिनस वेपन सिस्टम को इजीली राफेल में इंटीग्रेट भी कर सकेगा और इससे राफेल की ताकत कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसे कि अस्त्र मार्क 1 मिसाइल हो गई, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन हो गया, रुद्रम सीरीज की मिसाइल्स हो गई। लेकिन इन सब के लिए हमें फिर से वही बात है कि फ्रांस का परमिशन लेना पड़ेगा और फ्रांस की, क्योंकि ये काफ़ी सिक्योर प्रॉपर्टी है, बहुत कम चांसेस है कि इसका एक्सेस भारत को मिले। वहीं अगर हम इंडिजिनस मिशन कंप्यूटर की बात करते हैं तो इंडिजिनस मिशन कंप्यूटर को लेकर डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ये भारत में एक काफ़ी सिक्योर इकोसिस्टम को इस्टेब्लिश कर सकता है, जहां पर अपग्रेड काफ़ी सीमलेस होंगे और जो मॉडिफिकेशन है ये बिना फॉरेन वेंडर्स पर रिलाई किए भारत कर सकेगा। लेकिन क्या ये फ्रांस के हित में होगा? क्या फ्रांस इसके लिए मंजूरी देगा? वो कभी नहीं होगा, क्योंकि फ्रांस ऑलरेडी ये चीज़ क्लियर कर चुका है और डील के दौरान भी उसने कंफर्म कर दिया था कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं और मॉडिफिकेशन के राइट्स हैं ये फ्रांस के पास ही रहेंगे, कोई भी थर्ड पार्टी इसको पूरा नहीं कर पाएगी। लेकिन एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि एक बार को अगर फ्रांस इसको अलाउ कर भी दे तभी भारत को इसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर रडार रिप्लेसमेंट की बात करते हैं और मिशन कंप्यूटर्स की बात करते हैं तो इसमें हमें एक्सटेंसिव रीसर्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी एयरक्राफ्ट सिस्टम में और इसमें कई साल लग सकते हैं, बहुत ज़्यादा खर्च भी आ सकता है। और सबसे खास बात तो ये है कि अगर हम नए हार्डवेयर को इंस्टॉल करने की बात करते हैं तो हमें सॉफ्टवेयर को रीराइट करना पड़ेगा, रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम को और हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि उनकी जो कंपैटिबिलिटी है राफेल के साथ वो बनी हुई है। लेकिन यही चीज़ इकलौती प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि अगर हम आईपीआर कंस्ट्रेंट को छोड़ भी दें तो यहाँ पर एक ऑपरेशनल फैक्टर भी हो जाएगा। भारत 36 राफेल की बहुत ही छोटी फ्लीट को ऑपरेट करता है और ऐसे में अगर हमने कभी सोचा भी रडार को अपग्रेड करने का तो फिर हमें ये जो एयरक्राफ्ट है इनको ग्राउंड करना पड़ेगा। जी हाँ, इस पूरे प्रोसेस में हमें टेम्परेरीली जो एयरक्राफ्ट है इनको ग्राउंड करना पड़ेगा और इस समय भारत के पास सबसे एडवांस फाइटर्स के तौर पर यही उपलब्ध है और ऐसे में भारत को यहाँ पर बहुत सारे ऑपरेशनल चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ सकता है। एडिशनली अगर हम RBE-2 एसआर रडार की बात करें तो गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड होने के बावजूद भी ये बैटल प्रूवन सिस्टम है और ये राफेल के एयरफ्रेम और वेपन सूट के साथ काफ़ी अच्छे से ऑप्टिमाइज भी किया गया है। इसको इंडिजिनस गैलियम नाइट्राइड बेस्ड एसआर रडार से रिप्लेस करते समय हमें जो टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी है वो तो मिल जाएगी, लेकिन बहुत सारे रिस्क भी हैं जिनको हम यहाँ पर इंटीग्रेशन के दौरान फेस हमें करना पड़ सकता है और इसीलिए इंडियन एयरफोर्स इस प्रकार के अनसर्टेनिटी को अवॉइड करने के लिए जो गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड RBE-2 एसआर रडार है इनके साथ ही स्टिक रहना चाहेगी। और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका सामना भारतीय वायुसेना को करना पड़ सकता है। तो ऐसे में एक्सपर्ट्स तो यही मानते हैं कि फिलहाल भले ही हमने विरूपाक्ष जैसे रडार को विकसित कर लिया हो, लेकिन मौजूदा समय में राफेल फाइटर्स के साथ छेड़खानी करना सही नहीं होगा। लेकिन वो ये भी मानते हैं कि अस्त्र मिसाइल के डील के साथ साथ हमने जो पहला स्टेप है वो ऑलरेडी पूरा कर लिया है और धीरे धीरे फ्रांस के साथ मिल करके संभावनाएं प्रबल हैं कि ऐसा कुछ होता नजर भी आएगा, लेकिन वो निकट भविष्य में तो नहीं होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।